आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित की कवर स्टोरी में आज बात होगी दिल्ली के चुनावी रामायण की। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल रामायण के सीता हरण प्रसंग की गलत व्याख्या कर दी। इस पर सियासी महाभारत की हो गई है शुरुआत। बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताकर निशाना साध रही है। रामायण विवाद से केजरीवाल सिर्फ बीजेपी के निशाने पर नहीं है, साधु संतों ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर बैकफुट पर दिख रही आप अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, बीजेपी को रावण बता रही है। उधर सैफ अली खान हॉस्पिटल से सुरक्षित अपने घर आ गए हैं। 5 दिनों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब अभिनेता सैफ अली खान कैमरे पर नजर आए। हमले वाली घटना के बारे में उनका बयान भी दर्ज हो सकता है। सवाल है, सैफ तो बाहर आ गए, लेकिन पूरा सच क्या सामने आएगा? इसके बाद लेकर चलेंगे यूपी, जहां 1-2 नहीं 4-4 एनकाउंटर से सियासी टेंशन बढ़ी हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा को योगी सरकार अपराधियों की गर्मी शांत करने की संज्ञा दे रही है, तो ओवैसी ने इसे रूल ऑफ गन करार दिया है। पूरी खबर क्या है बताने वाले हैं। और स्पेशल स्टोरी में बात अमेरिका की करेंगे, जहां पर ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही दुनिया को टेंशन दे दिया। ट्रंप के इस कदम से भारत पर क्या पड़ने जा रहा है असर, और भारत के बाजार में आज कैसे और क्यों मच गया हाहाकार, पूरी खबर आप तक रखेंगे। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हैं। सुख और दुख में बजरंग बली के दर पर नजर आते हैं, लेकिन बजरंग बली भक्त अरविंद केजरीवाल रामायण के अधूरे ज्ञान को लेकर निशाने पर आ गए हैं। केजरीवाल ने अपने बयान पर ना तो खेद जताया, ना कोई माफी मांगी, उल्टे बीजेपी पर कर दिया है पलटवार। बीजेपी को रावण का हितैषी बता दिया। दिल्ली की चुनावी रामायण आज जनहित की कवर स्टोरी है, देखिए। राम, लक्ष्मण, सीता, हिरण, रावण, हनुमान, रामायण के इन किरदारों की दिल्ली की सियासी पिक्चर में एंट्री हो गई है। पहले 48 घंटे का वो वायरल बयान सुनिए जो अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण प्रसंग का जिक्र करते हुए चुनावी सभा में दिया है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान में रावण और हिरण का जो कनेक्शन बताया, वही उनके ट्रोल होने का कारण बन गया है। बीजेपी ने हमला कर दिया, कह दिया कि केजरीवाल सनातन का अपमान कर रहे हैं, फर्जी हिंदू होने के आरोप लगा दिए। सनातन का उनको ज्ञान नहीं, मारीच की जगह उन्होंने रावण कह दिया। तो इससे साफ पता लगता है कि चुनाव उनकी रग रग में बस गया है। उनको हर चीज चुनावी चश्मे से दिखाई देती है। तो ये केवल ढिंढोरा है जब वो राम मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो सियासी महफिल लूटने के लिए एक कदम आगे निकल गए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। केजरीवाल के बयान के लिए उपवास तक रख लिया। हमें जब भी किसी को पाप का प्रायश्चित कराना होता है तो हम उसका कष्ट खुद झेलते हैं। ये हर हिंदू धर्म में मान्यता है। हमने तो दिल्ली वालों के लिए उपवास रखा है कि ऐसे अधर्मी से मुक्ति मिले। ये अभी तक उस सोने के मोह से बाहर नहीं आ रहे हैं जो इन्होंने शीश महल में कमाने का काम किया है। आज चुनावी हिंदू बने हुए हैं। केजरीवाल की पार्टी की सांसद और उनकी सहयोगी रह चुकी स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा। विरोध की बहती गंगा में हाथ धोने कांग्रेस के नेता भी आए, कह दिया कि केजरीवाल को रामायण की जानकारी नहीं है।
सभी जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि रावण साधु के भेष में आया था और सोने का हिरण के भेष में नहीं आया था। केजरीवाल पर हर तरफ से हमला हुआ तो बचाव में पूरी पार्टी आई। बीजेपी को रावण का वंशज बताते हुए पलटवार कर दिया। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामायण की गलत व्याख्या को सुधारने के लिए उन्होंने बीजेपी को रावण का हितैषी बता दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। रामायण के प्रसंग की इस पॉलिटिक्स पर महाभारत जारी है। केजरीवाल ने भूल सुधार तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी को तो मानो सियासी ब्रह्मास्त्र मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था, वो आपको शब्दशः बताते हैं। फिर जानेंगे कि इसमें उन्होंने कौन कौन से गलत फैक्ट दिए जिस पर विवाद गहरा गया है। केजरीवाल ने कहा कि एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोल गए कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनकर। सीता मैया लक्ष्मण को बोली, हमको ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, ना मैया, भगवान राम बोलकर गए हैं, मुझे आपकी रक्षा करनी है। उन्होंने बोला, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ। लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं था, लक्ष्मण चले गए और रावण भेष बदलकर सीता मैया का हरण करके ले गया। यह बयान अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में दिया। जबकि रामायण में जिस प्रसंग का जिक्र मिलता है उसके मुताबिक भगवान राम जब वनवास पर थे, केजरीवाल ने बयान दिया कि राम जी का खाने का इंतजाम करने के लिए वो जंगल में गए। जबकि प्रसंग में जिक्र इस बात का मिलता है कि माता सीता ने जंगल में सोने का हिरण घूमता दिखा तो राम जी से उन्हें लाने को कहा। इसके बाद भगवान राम हिरण के पीछे गए। केजरीवाल कहते हैं कि रावण सोने का हिरण बनकर आया, जबकि जिक्र इस बात का मिलता है कि सोने का हिरण बनकर मरीच नाम का मायावी राक्षस आया था। केजरीवाल ने बयान दिया कि सीता मैया लक्ष्मण को बोली कि हमको ये हिरण चाहिए, जबकि रामायण में इस बात का प्रसंग है कि हिरण के लिए सीता मैया ने भगवान श्री राम से कहा था। कहानी के मुताबिक हिरण का रूप धरकर आए मरीच नाम के मायावी राक्षस से पीछे भगवान राम धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़े और जब उसे बाण लगा तो उसमें लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद माता सीता ने लक्ष्मण जी को उनकी खोज खबर के लिए भेजा। जिसके बाद रावण भेष बदल कर आता है और माता सीता का हरण करके उनको लेकर जाता है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण का ये हिस्सा है। इसी हिस्से में हिरण और रावण को जोड़कर अरविंद केजरीवाल ने कहानी सुनाई। नतीजा हुआ कि सियासी बवाल मच गया। साधु संतों ने भी सवाल उठा दिए। अरविंद केजरीवाल को कुछ आता जाता ही नहीं, अपने आप जनता दंड दे देगी। हम तो दंड दे ही रहे हैं पर्याप्त। अरविंद केजरीवाल की पराजय होने वाली है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो धर्म के खिलाफ इस तरह की गलत बयानी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर डाली। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा कि जो धर्म का ही गुड़गोबर किए दे रहे हैं। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड 27 जनवरी को होना चाहिए। आप जब कोई गलत कोई बात कहते हैं तो आपको सुनने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं और उनको फिर वही बात सच भी लगती है। तो आप बोलें, धर्म के ऊपर बोलें, पर अच्छा बोलें। वैसे केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते फिरते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। खुद को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए पिछले महीने पुजारियों को सैलरी देने का वादा किया। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर।
इन्हीं वजहों से केजरीवाल की सियासी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भी बनी हुई है। लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू तक सीमित कर दिया। साजिश करने वाले व्यक्ति का पोल पट्टी खुल गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, चुनावी हनुमान जी के भक्त बनने की कोशिश करते हैं। कल जो उन्होंने कहा वो माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने एक राम की कहानी शुरू कर दी। रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे अरविंद केजरीवाल जैसे, जिनको पता ही नहीं था कि हम मरने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताकर हमलावर है, तो पलटवार आम आदमी पार्टी ने भी किया है। लेकिन सत्येंद्र जैन ने जो कहा वो आम आदमी पार्टी के लिए विवाद का नया कारण बन सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये बीजेपी वाले चुनावी मुसलमान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। क्या आपने मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी? बताओ, हद हो गई। तुम्हें प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ेगी बीजेपी वालों को? ये धर्म के अंदर पॉलिटिक्स लेके आ गए। रामायण के प्रसंग का ये विवाद चुनावी हिंदू बनाम चुनावी मुसलमान का हो गया है। वहीं दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले ही रोहिंग्याओं का मुद्दा गरमाया हुआ था और अब चुनाव से 15 दिन पहले भी इस मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बता दिया। बीजेपी के सिख नेताओं ने इसे पूरे समाज का अपमान बताकर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीर है। बीजेपी से जुड़े सिख समुदाय के नेता मत्था टेकने पहुंचे थे। बाहर निकले तो वजह बताई। आम आदमी पार्टी पर सिखों के अपमान का आरोप लगा दिया। मुगलों के जो हमारे देश के बहू बेटियां हमारे लोगों को उस वक्त मारने का काम, इज्जत लूटने का काम तो गुरुओं ने बचाया। आज उन्हीं के गुरुओं को जिन्होंने पगड़ी दी है पंजाबियों को, उनको ही ये मुगलों के साथ मिला रहा है। वो मुगल जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुगल है, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये अगर इससे माफ़ी नहीं मांगे तो विरोध हर पंजाबी को करना चाहिए, हर सिख को करना चाहिए। हुआ ये कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बताकर निशाना साधा था। अब चुनावी माहौल में बीजेपी ने इस बयान को पूरे सिख समाज का अपमान बता दिया है। का बड़ा नेता हमारे सेंट्रल मंत्री, जिनका एक बेदाग करियर है और पूरे जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगाई, उनके बारे में कह रहे हो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनके मंत्रियों के, तो आप सिखों का हवास उड़ा रहे हैं। हरदीप पुरी ने आपको जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर 4 अलग-अलग तस्वीरें पोस्ट की है। लिखा, आम आदमी पार्टी वालों देख लो, ये है मेरे रिश्तेदार जिनसे मैं आज गुरुद्वारा गोबिंदगढ़ साहिब शाहदरा में मिला। वो है मेरे रिश्तेदार जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप के साथ भारत आए हैं और जिनका स्वागत मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया था। वो है मेरे रिश्तेदार जिनकी दस्तार की आन बान शान के लिए मैं कई वर्ष पहले एक अमेरिकी एयरपोर्ट पर डट गया था। खैर, आपकी पार्टी और आपके नेता हम सिखों की आन समझ ही नहीं पाएंगे। असल में आम आदमी पार्टी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को हथियार बनाकर दावा करती है कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने में उन्होंने ही मदद की। लेकिन इस बार पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बताकर आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए विवाद मोल लिया है। बीजेपी ने इसे कौम से जोड़ दिया है। दिल्ली में सिख समुदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर सिख वोटरों का प्रभाव माना जाता है। दिल्ली के महादंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने आज संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। युवा और गरीब तबके पर अच्छा खासा फोकस किया गया है। वहीं आप बीजेपी के इन वादों को डुप्लीकेट करार दे रही है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता का सूखा झेल रही है। इस बार सूखा खत्म करने की प्लानिंग है, लिहाजा उसी पिच पर बल्लेबाजी की जा रही है जिस पिच पर केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट आज जारी कर दिया है। पहला पार्ट पार्टी 17 तारीख को जारी कर चुकी है। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल
और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पहले महिला, बुजुर्ग और झुग्गी वालों को साधने के बाद अब बीजेपी युवा, कामगार और गरीब तबके तक पहुंचने की कोशिश में है। बीजेपी ने दिल्ली में वादा किया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 की वित्तीय मदद, एससी छात्रों को अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, रियायती वाहन और बीमा देने का वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी ही किया था कि थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी का पर्चा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आई तो आप सरकार की मुफ्त योजनाएं बंद हो जाएंगी। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। दरअसल ऑटो, झुग्गी और एससी समाज दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका कोर वोटर माना जाता है। इस बार आपके वोट बैंक में सेंध मारने के लिए बीजेपी भी फ्रीबीज का दावा चल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसके संकल्प पत्रों ने आपकी नींद उड़ा रखी है, तो आप संकल्प पत्र को डुप्लीकेट करार दे रही है। योजनाओं का, जिन बातों का ये लोग विरोध करते रहे 10 साल से लगातार, अब अगर वही बातें ये बोल रहे हैं तो इनकी बात पे कौन यकीन करेगा। और दूसरी बात यह है कि अब वो अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं हम वही काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो भैया जब वो ओरिजिनल मौजूद है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है। केजरीवाल की काट के लिए बीजेपी ने केजरीवाल वाला फॉर्मूला ही लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में हर बदलते वक्त के साथ यहां पर मुद्दे भी बदलते हुए चले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हर एक जानकारी, हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान का हमलावर तो 2 दिन पहले ही गिरफ्तार हो गया था, लेकिन आज सैफ अली खान भी अस्पताल से वापस घर लौट आए। कैसी है छोटे नवाब की सेहत और कब तक लौटेंगे वो शूटिंग पर बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बरकरार है कि सैफ बाहर आ गए, क्या हमले का सच सामने आएगा। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, चारों कैमरों में एक ही चेहरा, और इस चेहरे के दीदार का इंतजार पिछले 5 दिनों से हो रहा था। लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ इस तरह से अपने घर लौटे सैफ अली खान। ये तस्वीरें शाम की है, जब काली रंग की पोर्शे कार में सवार होकर सैफ अली खान अस्पताल से घर लौट रहे थे। सफेद शर्ट और काले गॉगल्स में उनके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी और कैमरे पर सैफ फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के करीब 15 मिनट बाद सैफ अली खान अपने घर पहुंचे, जहां पहले से बैरिकेडिंग लगी हुई थी और पुलिसकर्मियों का जमावड़ा था। घर पहुंचते ही सैफ ने पुलिसकर्मियों से हाथ मिलाया, उनसे बातें की। फिर सैफ घर की तरफ दाखिल हो रहे थे तो उनके बाएं हाथ में काली पट्टी नजर आई। हालांकि दाएं हाथ से फैंस और मीडिया का अभिवादन स्वीकार करते हुए सैफ आगे बढ़ते गए। घर में दाखिल होने की सैफ अली खान की यही तस्वीरें क्लोज फ्रेम में भी कैद हुई। उनके चेहरे के हाव भाव और चलने के अंदाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि 5 दिन पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ था। सैफ ने सब कुछ सामान्य होने के संकेत दिए। हालांकि सैफ को पूरी तरह से ठीक होने में महीने भर का वक्त लगेगा। इस दौरान कुछ एहतियात भी बरतने होंगे। वजन उठाने, जिम करने और शूटिंग की मनाही है। जख्मों को लेकर भी सैफ अली खान को रूटीन चेकअप कराना होगा। सैफ अली खान के घर पहुंचने से पहले ही सदगुरु शरण अपार्टमेंट से कुछ सामान फॉर्च्यून हाइट्स में शिफ्ट किया गया। कारीगर तैमूर और जे के खिलौनों को ले जाते हुए नजर आए। ये सदगुरु हाइट्स है और सदगुरु हाइट्स पर आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो 3 फ्लोर आपको नज़र आ रहे हैं वो ऊपर के 3 फ्लोर सैफ अली खान के हैं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं, जबकि 11वीं मंजिल पर दोनों छोटे बच्चे और उनकी मेड रहती हैं। और देखिए आप तीनों फ्लोर पर जो सुरक्षा जाली है उसे मजबूत किया जा रहा है। सैफ और उनका परिवार फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन फिल्म जगत के लोग सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। आज के दिन में सिक्योरिटी हर इंसान के लिए बहुत, नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट समबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट बिकॉज समबडी इज नोन, हर इंसान के लिए सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एज अ मदर हर बार जब हमारे बच्चे निकलते हैं घर से, वी आर ऑलवेज वरीड
कि हाँ सब ठीक ठाक है, कैसे जा रहे हैं। मलाइका अरोड़ा का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो अभिनेत्री करीना कपूर की करीबी है। खास मौकों पर दोनों साथ भी नजर आती हैं। सैफ अली खान भी अब घर आ गए हैं। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने उनका बयान दर्ज नहीं किया है। उनके बयान से इस मामले में आगे कई और खुलासे हो सकते हैं। वहीं अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल शहजाद को लेकर एक के बाद एक कई नई बातें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश छोड़ने से लेकर बांद्रा की बिल्डिंग में घुसने तक आरोपी ने क्या किया, कहां गया, मुंबई पुलिस लगातार इसकी कड़ियां जोड़ती जा रही है, जिसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर में क्या हुआ था? हमलावर ने एक्टर पर कब, कहां और कैसे अटैक किया था? आरोपी ने सैफ और करीना के घर को ही निशाना क्यों बनाया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर रिक्रिएशन के लिए सैफ के घर पहुंची तो तमाम बिखरी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ने लगी। मुंबई पुलिस ने आज सीन को रिक्रिएट किया। सीन को रिक्रिएट करने से पहले आरोपी को 2 और जगह ले जाया गया। पहली जगह थी बांद्रा रेलवे स्टेशन, मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन, और साथ ही साथ बांद्रा के पटवर्धन गार्डन लेकर गई। रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी की रात सदगुरु शरण बिल्डिंग में तैनात गार्ड्स की लापरवाही का फायदा उठाकर वो इमारत में घुसा और सैफ अली खान के घर तक जा पहुंचा। सैफ के घर के बाद पुलिस आरोपी को उस गार्डन भी लेकर गई जहां हमले के बाद आरोपी करीब 2 घंटे तक सो गया था। मुंबई पुलिस ने हमलावर की कुंडली खंगाली तो हैरान करने वाली बात सामने आई कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद बांग्लादेश से भारत में घुसने के लिए नदी का रास्ता चुना। वो दावकी नदी को तैर कर पार करते हुए मेघालय के रास्ते पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ था। उसके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं था। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर विजय दास नाम से फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। इसके बाद आरोपी कई हफ्ते अलग अलग जिलों में घूमता रहा और बाद में काम की तलाश के लिए मुंबई जा पहुंचा। पुलिस को आरोपी शरीफुल के पास से जो सिम कार्ड मिला है वो पश्चिम बंगाल के खुकुमोनी जहांगीर शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर बारीक से बारीक पहलू की जांच में लगी हुई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान तेज हो गया। पश्चिमी यूपी के 4 जिलों में सोमवार को हुए एनकाउंटर के बाद यूपी के अपराधियों में फिर से हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी यूपी का जिला शामली, आगरा और बरेली, जहां यूपी पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन क्लीन चलाकर उत्तर प्रदेश में सक्रिय अपराधियों के बीच खलबली मचा दी है। इस अभियान में यूपी पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी शामली में हाथ लगी, जहां एसटीएफ ने एनकाउंटर में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। मुकीम काला गैंग के जो 4 सदस्य थे उसमें 4 बदमाशों को मेरे टस्टी अपने मार गिराया। मारे गए अपराधियों में अरशद नाम का कुख्यात बदमाश भी था, जो लंबे वक्त से यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। 1 लाख का इनामी अरशद मुकीम काला गैंग का सदस्य था। 29 नवंबर को सहारनपुर के लूट केस में अरशद की तलाश थी। अरशद पर 16 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें 5 हत्या के थे। एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। शामली जैसे ही तस्वीरें यूपी के बरेली से भी सामने आई। पुलिस की गोली लगने से लंगड़ाते इन बदमाशों ने 2 युवकों को अगवा करके फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती की रकम पहुंचती उसके पहले ही लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस ही बदमाशों तक पहुंच गई। मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया पर हथियार और फायरिंग की तस्वीरें डालकर दहशत फैलाता था।
लेकिन मेरठ पुलिस से हुए एनकाउंटर के बाद यही बदमाश अपराध से तौबा करता हुआ नजर आ रहा था। आज के बाद कुछ नहीं करूँगा सर, अपने अपराध नहीं करूँगा, बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा सर। अब गलती होगी सर, बहुत गलती होगी। पुलिस ने फायर क्यों किया? सर अपने बचाव के लिए सर। आगरा में भी पुलिस ने गाड़ी चोर का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा। ओवैसी ने अपराधियों के खिलाफ यूपी में एनकाउंटर को रूल ऑफ गन बताया है। जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है ये। कोर्ट किस लिए है, प्रोसिक्यूटर किस लिए है, BNS किस लिए है? अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ को समझते हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर देश की खबरों से आगे बढ़ेंगे, बात कुछ इंटरनेशनल खबर की करेंगे। कल हमने जनहित की शुरुआत दुनिया के हित से की थी। आपको बताया था कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से इसलिए दुनिया का हित जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया का अमेरिका से लेना देना है। हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, असर दिखना शुरू हो चुका है। आप कहते रहे कि अमेरिका तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त, बहुत मजबूत पार्टनर है, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं उनकी आंच अब भारत तक आ रही है। क्या भारत को मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की इन तस्वीरों को भूलना होगा? क्या भारत को वो फील गुड भुलाना होगा कि अमेरिका उसका पार्टनर है? क्या भारत को भ्रम छोड़ना होगा कि अमेरिका भारत के फायदे की भी सोचेगा? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं उसमें आज नहीं तो कल भारत के लिए भी चिंता करने को बहुत कुछ है। इनमें भारत को भी कई झटके दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑर्डर अमेरिका में ही रहने वाले किसी भी देश के नागरिकों की तुलना में भारतीयों के लिए ज्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों में बड़ी तादाद भारतीयों की है। अमेरिका की बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी है कि किसी अप्रवासी के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म करते ही अब ऐसा नहीं होगा। अब नागरिकता के लिए परिवार के साथ उस बच्चे को भी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे आदेशों को निरस्त करेंगी और इस संदर्भ में जो लॉ सूट्स फाइल किए जा रहे हैं उस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो न्यायालय हैं वो संविधान के 14th अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेशों के खिलाफ सख्त स्टैंड लेंगे। अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी 150 साल से है। लंबी कानूनी लड़ाई तय है। भारत के लिए ट्रंप ने दूसरा ट्रेलर टैरिफ वाला दिया। अपने सबसे बड़े 2 ट्रेड पार्टनर कनाडा, मेक्सिको पर 25% टैरिफ की बात दोहराई। चीन पर 60% टैरिफ का वादा अभी होल्ड किया। इसके बजाय सारे ब्रिक्स देशों को लपेट लिया, जिसमें भारत भी है। सीधे धमकी दोहराई कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को डाउन करने के लिए अपनी ब्रिक्स करेंसी के बारे में सोचा भी तो 100% टैरिफ के लिए तैयार रहे। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. 100% टैरिफ का मतलब एक्सपोर्ट का महंगा होना, और अमेरिका में ये महंगा माल नहीं बिका तो सीधे सीधे भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा घाटा। साल 2023-24 में भारत और अमेरिका में 9,91,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इसमें अमेरिका से आयात 3,49,000 करोड़ रुपए का, जबकि अमेरिका को निर्यात इससे लगभग दोगुना 6,41,000 करोड़ रुपए का था। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप अपनी टैरिफ वॉर को लेके सीरियस है, यानी कि भारत के साथ भी हमारा जो ट्रेड है उस पे अमेरिका की टैरिफ्स लगेंगी, उसके चांस बढ़ गए। अभी तक मार्केट से कैलकुलेट कर रही थी कि ट्रंप की शायद ये टैरिफ पॉलिसी कुछ देर से आएगी, एक स्टेप करके आएगी। हालांकि ब्रिक्स करेंसी रूस और चीन की पहल है। भारत इस पहल से खुद को दूर रखे हुए है। वैसे ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच सीधे टैरिफ वॉर हो चुकी है।
ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया था। बदले में भारत ने भी टैरिफ बढ़ाया था। बाद में बाइडेन ने आकर ये जंग रोकी थी। कुछ तो है इस ड्रिल बेबी ड्रिल में, जो राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले इसी का जिक्र किया। That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. ट्रंप ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाते हुए बाइडेन की ग्रीन न्यू डील में रोक लगा दी, ई व्हीकल का प्रमोशन रोक दिया और अलास्का में तेल गैस के भंडारों की खुदाई का ऑर्डर पास कर दिया। मतलब अमेरिका अपने ईंधन भंडार रोकेगा, खुद खपाएगा और दुनिया को बेचेगा। सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर बनना चाहेगा। भारत अपनी ऊर्जा खपत का 85% आयात करता है। तेल मार्केट में अभी रूस, सऊदी अरब ग्रुप काबिज है। अमेरिका निर्यात बढ़ाएगा तो तेल दाम में कमी आएगी। अमेरिका रूस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो तेल के दाम घटेंगे। हालांकि ऐसे में भारत के लिए परीक्षा हो सकती है कि वो रूस से तेल खरीदे या अमेरिका से। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत उससे तेल खरीद रहा है, लेकिन मार्केट प्लेयर बनने के लिए भविष्य में अमेरिका भारत पर खरीदी का दबाव बढ़ा सकता है। अगर सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो ज़्यादातर कीमतें कम हो जाती हैं। तो ऐसे में दुनिया भर की अगर तेल की कीमत कम हुई तो हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि हम तो अपना 80 से 85% तेल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे कच्चे तेल की आयात की कीमतों में कमी आएगी। ट्रंप का ऐलान था राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। पुतिन ने ट्रंप को बधाई भी दी, लेकिन शपथ के बाद ट्रंप ने पुतिन को ही रूस की बर्बादी की वजह बता दिया। कहा ज़ेलेंस्की डील को तैयार है, पर पुतिन की जिद रूस को तबाह कर रही है। He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. लेकिन ट्रंप ने साफ नहीं किया कि पुतिन पर दबाव के लिए वो यूक्रेन को मदद जारी रखने पर सोचेंगे या नहीं। इस बीच पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कराने में भारत बेहतर मंच हो सकता है। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर येंद्रिया येरमार्क ने भी कहा कि भारत के लिए ये संभव है। अमेरिका को नंबर 1 बनाने में भारतीय टैलेंट का बड़ा योगदान है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, भारतीय डॉक्टर और शिक्षक अमेरिका में बड़ी भूमिका में हैं। अमेरिका में लाखों की तादाद में भारतीय नागरिक H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की कतार में हैं। यहां आपको कुछ और जानकारी देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इनके जन्म लेने वाले बच्चों को अब सीधे अमेरिकी नागरिकता मिल ही नहीं सकती। नागरिकता अब भी मिल सकती है। ट्रंप के नए ऑर्डर में इसके लिए 3 शर्तें भी रखी गई हैं। पहली, माता पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो। दूसरी, माता या पिता में से कोई एक ग्रीन कार्ड धारी हो। और तीसरी, माता पिता में से कोई एक अमेरिकी सेना में हो। बीते सालों में 48 लाख भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिली है। बीते साल ही अमेरिका ने उसके यहां रह रहे 50,000 प्रवासी भारतीयों को नागरिकता दी है। लेकिन ऐसे नागरिक जो अमेरिका में अवैध रूप से बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं, उन पर ट्रंप के फैसले का असर पड़ सकता है, चाहे वो भारत के हों या फिर किसी और देश के। ऐसी खबर है कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 18,000 भारतीय वापस लाए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 18,000 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका से वापस भेजे जाएंगे। अवैध भारतीयों को लेकर यह 18,000 का आंकड़ा अमेरिकी सरकार के गृह विभाग का है। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और उनके स्पेशल मिनिस्टर एलन मस्क की। आज सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा ट्रंप के फैसलों की थी, वहीं उनके मिनिस्टर एलन मस्क भी नाजी सैल्यूट की वजह से छाए रहे। बहस छिड़ गई, क्या मस्क मन से भी तानाशाह हिटलर जैसे हैं? ये अमेरिका के 47वें मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है। लिबर्टी बॉल इवेंट में ट्रंप ने तलवार नचाते हुए उसी से केक काटा। ट्रंप का स्टाइल दुनिया जानती है, इसलिए कोई बखेड़ा नहीं हुआ। बखेड़ा हुआ ट्रंप के स्पेशल मिनिस्टर एलन मस्क के स्टाइल पर। For making it happen. Thank you. For making it happen. Thank you. शपथ से पहले एलन मस्क के इस अंदाज पर ध्यान बाद में गया। Thank you.
Thank you. Thank you. जब सोशल मीडिया पर लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी कि क्या ये एलन मस्क का नाजी सैल्यूट था, क्या एलन मस्क के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है। And this was no ordinary victory. This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. देखते ही देखते एलन मस्क के ही एक्स प्लेटफॉर्म पर मामूली ट्रोलरों से लेकर पढ़े लिखे विद्वान भी उन्हें हिटलर माइंडसेट का यानी तानाशाह बताने लगे। नाजी सलामी की शुरुआत 1921 में हुई थी। नाजी पार्टी ने इसे 1926 में आधिकारिक किया था। इसमें दायां हाथ उठाकर कहा जाता था हाइल हिटलर। ये सलामी हिटलर से वफादारी का प्रतीक थी। सलामी से इनकार पर दंड का प्रावधान भी था। For making it happen. Thank you. एलन मस्क को हिटलर का मॉडल बताने और लानतें देने की बाढ़ आ गई तो मस्क ने भी जवाब दिया। सच कहूं तो उन्हें बेहतर ट्रिक्स चाहिए। सारे लोग हिटलर हैं, ये हमला अब पुराना हो चुका है। इसके बाद मस्क के बचाव में भी कुछ इंटेलेक्चुअल कूद पड़े। कुछ ने बड़े नेताओं की तस्वीरें शेयर की और पूछा कि क्या इनके अंदर भी हिटलर की आत्मा का वास था। ट्रंप सरकार में एलन मस्क का ये तो अभी ओपनिंग डे है। मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर अमेरिका दिमागी तौर पर ऐसे विवादों के लिए तैयार है। शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप की शपथ लेते ही उनके बनाए डॉज से विवेक रामास्वामी ने खुद को अलग कर लिया। लिखा, मुझे भरोसा है एलन मस्क और उनकी टीम सरकार को सही ढंग से चलाने में सफल रहेगी। हम राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी की अगुवाई में डॉज डिपार्टमेंट बनाया था। चर्चा है रामास्वामी को ओहायो का गवर्नर बनाना है। उसी की तैयारी के लिए बाहर हुए हैं। चर्चा ये भी है कि एलन मस्क की उनसे बन नहीं रही थी। मस्क ने ही उन्हें हटने पर मजबूर किया। कहावत है, अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को जुकाम लग जाती है। और अब तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाले ट्रंप के शपथ का भारत के बाजारों पर क्या असर पड़ा है, देखिए। The President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अपने पहले भाषण में भले ही दम दिखाया, लेकिन इससे शेयर बाजार बेदम हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 1235 अंक टूटा और 75,838 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 320 अंक का गोता लगाकर 23,024 के स्तर पर आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू एक झटके में ही 5 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। मार्केट के एक्सपर्ट आज की गिरावट के लिए 5 मुख्य वजह मान रहे हैं। पहली वजह ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी, दूसरी वजह कमजोर तिमाही के नतीजे, तीसरी वजह विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली, चौथी वजह जापान में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद और पांचवी वजह बजट को लेकर अनिश्चितता। वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और ट्रंप प्रशासन का जो ओवरऑल अनेक विषयों पर क्या अप्रोच होगा उसके संबंध में जो अनिश्चितताएं हैं उसकी वजह से शेयर मार्केट्स में ये गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप की ताजपोशी का असर भारतीय शेयर बाजार पर पहले दिन ही देखने को मिल गया। आगे इसका अभी और असर दिख सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज टूटा है। तुर्की से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक होटल में आग लगी जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई है। 12 मंजिला ग्रैंड कार्टेल होटल इसका नाम था। 234 लोग होटल में रुके हुए थे। कारणों की जांच जारी है। और अब आज का जनहित मंत्र। सफलता के भी संकेत होते हैं। जो लोग सावधान रहते हैं, आसपास की चीजों को गहराई से समझते हैं, सिर्फ उन्हें ही ये संकेत दिखाई देते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।